राज्य की सरहदें बदल जाती हैं पर खबरें नहीं बदलती। 18 से 21 सितंबर के बीच 12 की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 3 दिन तक बलात्कार किया गया। लेकिन मैं बहुत ध्यान से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्विटर अकाउंट में खोज रहा था कि एक तो ट्वीट तो राजस्थान के बारे में भी होगा, लेकिन नहीं मिला। और राहुल जी का राजनीतिक टूरिज्म तो बड़ी दूर की बात है। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। मैं तो मंत्री महोदया को भी ढूंढ रहा था जो पहले चूड़ियां लेके घुमा करती थी। जी हाँ, मैं स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूँ। हमेशा हर मुद्दे पर बोलने वाली मैडम एकदम से गायब थी। बस योगी जी के ट्वीट को रिट्वीट कर रही थी और साथ ही पूरा वक्त निकालकर नेताओं को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रही थी। लेकिन बहुत किरकिरी होने के बाद आज सामने आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का तू मैं तो हर चैनलों पे चल रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता के पास एक ही दलील है कि योगी जी ने एसआईटी गठित कर दी है जो 7 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट कर रही है और उसके बाद कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी आरोपियों को। मानो 7 दिन में सारे फैसले हो जाएंगे, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राजस्थान की तरफ देख ही नहीं पाते, जहां 2019 में देश में सबसे ज्यादा 5900 से ज्यादा रेप की घटनाएं हुई। उधर हाथरस में पीड़िता के परिवार को 2-3 दिनों से घर में बंद रखा गया था, जिसे आज पुलिस ने खोल दिया। और उसके बाद प्रियंका गांधी का एक झूठ सामने आ गया। प्रियंका ने दावा किया था कि मनीषा के पिता से उसकी बात हुई थी, जिसे परिवार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी किसी भी नेता से कोई बात नहीं हुई है। इस बीच कल सरकार ने एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया, जो कि आमतौर पर हर केस में होता है। साथ ही एसआईटी के रिकमेंडेशन पर ही इस केस से जुड़े पुलिस वाले समेत सभी लोगों का नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। लेकिन पीड़िता के परिवार वाले नार्को टेस्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि पहले किसी पीड़ित पक्ष का नार्को टेस्ट हुआ है क्या? अगर नहीं तो हमारा क्यों? अब नार्को टेस्ट की जरूरत है तो सरकार को सहानुभूति रखते हुए परिवार को समझाना होगा, ना कि दबाव डालकर। ये बेटियों को दर्द देने की घटनाएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या संबित पात्रा कोई भी हो, उनको यूपी, राजस्थान दोनों की घटनाओं में दर्द बराबर नहीं होगा। आप और हम जब 48 घंटे से टीवी देखते हुए सड़कों पर मोमबत्ती जलाकर राहुल गांधी की तरह पॉलिटिकल टूरिज्म करके हाथरस के बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे थे, तब इस देश में इस 48 घंटों में 180 से ज्यादा दूसरी रेप की घटनाएं हो गई और देश के हर हिस्से में। झारखंड के खूंटी में 8 साल की बच्ची के साथ उसके चाचा ने, तो पंजाब में 14 साल की लड़की के साथ, तो राजस्थान के बांसवाड़ा में घर से लड़की को रात में उठाकर ले जाकर रेप करके मार दिया जाता है। क्या राजनीतिक टूरिज्म वाले लोग इन जगहों पर भी जाएंगे? साथ ही सवाई माधोपुर में बच्चियों से सेक्स वर्कर का काम कराने का गोरखधंधा बीजेपी कांग्रेस दोनों के जिला लेवल के महिला अधिकारियों के गठबंधन से चल रहा था, उसका भी पता चला। बीजेपी की नेता गिरफ्तार हो गई तो कांग्रेस की पूनम चौधरी फरार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 94% रेप के मामलों में आरोपी पीड़ितों को जानने वाला होता है। उसमें से 50% से ज्यादा केस में तो बहुत नजदीक से जानने वाला, जैसे परिवार के सदस्य, पड़ोसी, बॉस, सहकर्मी या कोई बहुत करीब से जानने वाला। और 8% मामलों में तो एकदम पास के रिश्तेदार, जैसे चाचा, मामा, कजिन, भाई इत्यादि। अब आइए बात करते हैं जस्टिस की, और सबसे पहले देश के सबसे बड़े केस की, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। और उसके बाद ही रेप के कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर रेप की कोशिश भी की गई तो उसे रेप की तरह ही देखा जाएगा। जो हाथरस के केस में एडीजी नकार रहे थे कि फोरेंसिक जांच में रेप की पुष्टि ही नहीं हुई, और मनीषा ने मरने से पहले अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसके साथ रेप करने का प्रयास किया गया था। 16 दिसंबर 2012 को बलात्कार हुआ था निर्भया का, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 साल के अंदर सितंबर 2013 में फैसला आया और 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। मार्च 2014 में हाईकोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है। दोषी फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है अप्रैल 2016 में, यानी 2 साल लग गए सुनवाई शुरू होने में। और फिर 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट मई 2017 में फांसी के फैसले को बरकरार रखता है। और उसके बाद भी 3 साल बाद 22 जनवरी को
फांसी होती है 3 साल के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद 28 नवंबर 2019 को वेटनरी डॉक्टर रेड्डी की दर्दनाक बलात्कार और हत्या के मामले में 6 दिसंबर को 1 महीने के भीतर चारों आरोपियों पर पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। और यह हुआ पुलिस और सरकार पर लगातार चौतरफा दबाव होने की वजह से। जनता ने इस एनकाउंटर को चीयर किया और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। ना कोर्ट में पेशी, ना बहस, पुलिस ने चारों को गोली मार दी। हो सकता है ये चारों में कोई निर्दोष ना हो, या शायद कोई हो भी, और उसके लिए आपको कठुआ की घटना देखनी पड़ेगी। जम्मू और कश्मीर में कठुआ के 8 साल के असीफा की घटना तो याद होगी आप सबको। उसमें एक आरोपी विशाल को कोर्ट ने बरी किया था, जबकि 3 दोषियों को आजीवन कारावास और 3 को सबूत मिटाने वालों को 5 साल की सजा। जितना क्रूर है एक परिवार के लिए लड़की का बलात्कार और हत्या, उतना ही क्रूर होगा किसी निर्दोष का एनकाउंटर। तो जस्टिस तो कोर्ट से ही होना चाहिए। साथ ही आज जिस एसआईटी की बात कर यूपी सरकार जनता को खुश करने का प्रयास कर रही है, वैसी ही एक एसआईटी के खिलाफ जम्मू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, क्योंकि सबूत थे कि विशाल जंगोत्रा, जो बाद में निर्दोष साबित हुआ, उसके खिलाफ झूठे सबूत बनाने के लिए गवाहों पर एसआईटी के सदस्य दबाव बना रहे थे। और तो और आरोपियों के समर्थन में मोर्चे निकाले गए थे, और यहां तक कि बीजेपी सरकार के 2 मंत्री लाल सिंह चौधरी और चंद्र प्रकाश भी आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। यही मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि इशू सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। ऐसे सामाजिक बुराइयों को हम अपना पराया धर्म जात के चश्मे से देखकर कभी खत्म नहीं कर सकते। एक केस 2005 में उत्तर प्रदेश में आया था, जब 28 वर्षीय इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने किया और उसके बाद मानसिक बलात्कार समाज में। मौलवियों और पंचायत ने कुरान के वर्ष 4:23 का हवाला देते हुए पीड़िता को ससुर को ही अपना पति मान लेने का फरमान सुनाया, लेकिन इमराना ने हिम्मत नहीं हारी और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग आगे आया और अंततः उसके ससुर को 10 साल की सजा हुई। आज की तारीख में भारत में 1,38,342 रेप के केसेस पेंडिंग हैं। यही यूपी था, और आज उबल रहे कुछ नेताओं के पुरानी बातें भी जानते हैं। आपको भी शायद याद होगा, मुलायम सिंह यादव ने रेप पर पूछे गए सवाल पे कहा था कि जवान लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। और उससे भी शर्मनाक था कि उनकी बहू डिंपल यादव ने एक औरत होते हुए इस बयान का बचाव करते हुए कहा था, लोग ऐसा कहते हैं, और उन्होंने भी बस वही कहा है। अखिलेश यादव तो उससे भी आगे निकल गए। उनके मुख्यमंत्री रहते रेप की बढ़ती वारदात पर जब सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था, इसमें जान का खतरा तो नहीं होता है ना। खैर, आपदा विपदा कोई भी हो, नेताओं का ईमान तो कुर्सी की टांगें मजबूत करने की होती है। सोचने की बात यह है कि कानून के प्रावधान और कड़े किए गए। हाल ही में एनकाउंटर और फांसी दोनों हुए। पॉक्सो एक्ट को और मजबूत बनाया गया, फिर भी ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही? निर्भया फंड बनाया गया ताकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के प्रयासों को बल दिया जाए, लेकिन राज्य सरकारें सिर्फ 15% ही खर्च कर पाई। ये सरकारों की प्राथमिकता को दर्शाता है। मेरी समझ जो बनती है वो बस एक ही है कि जितनी नज़र पेरेंट्स लड़कियों पे रखते हैं उसका 50% भी लड़कों पे रख ले, या जितनी बचने की तरीके लड़कियों को सिखाई जाती है उसका आधा भी बेटों को रेस्पेक्ट सिखाने में लगा दें, तो इस देश में रेप की घटनाएं जरूर कम हो सकती हैं। और बाकी काम शायद फिर सरकारें और कानून मिलकर कर पाएं, नहीं तो उनके पास सत्ता में या जुडिशियल पोजीशन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही स्कूल का भी रोल इस मामले में अहम हो सकता है। मोरल और एथिकल एजुकेशन का बहुत स्कोप है बचपन से लेकर युवावस्था तक। इसके अलावा केस में पक्षपात करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए भी साक्ष्य मिटाने जैसे कड़े प्रावधान में केस दर्ज होने चाहिए, और कम से कम 5 से 7 साल की जेल की सजा। धन्यवाद।